नमस्कार, मैं संदीप सर और आज हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक कौन-कौन से हैं, आज उसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे जाकर इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम चलते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। तो हम जानेंगे कौन-कौन से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रीय प्रतीक क्यों हों। तो हर राष्ट्र की पहचान जो है उसके राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं। विभिन्न देशों के राष्ट्रीय प्रतीकों का अपना इतिहास और व्यक्तित्व और विशेषताएं होती हैं, विशिष्टता है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक उसका प्रतिबिंब है। उसी प्रकार भारत के राष्ट्रीय चिन्हों की जो अपनी एक विशेषता है, दुनिया में भारत की जो अलग छवि बनाने में मदद करते हैं। ये दुनिया के सकारात्मक विशेषताओं को भी प्रदर्शित करते हैं। आइए हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, उनका अर्थ आदि के बारे में अध्ययन करें, उनको जानें। तो चलिए सबसे पहले हम भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा, इसे लिया जाता है। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया था। तिरंगे में समान अनुपात में केसरिया, सफेद और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियां होती हैं। इसलिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है, क्योंकि ये 3 रंगों से बना है। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है वो 2:3 होता है। इसमें सफेद रंग की पट्टी के बीचों बीच गहरे नीले रंग का चक्कर बना होता है, जिसमें 24 तिलियां बनी होती हैं। क्या आप जानते हैं यह चक्कर सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। तिरंगे में जो केसरिया रंग है वो त्याग और बलिदान का प्रतीक है। ये चीजें आप अपने माइंड में जरूर रखें, क्योंकि ऐसी ऐसी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। सफेद रंग जो हमारा है वो सत्य और शांति का प्रतीक है और पवित्रता का। हरा रंग जो है देश की समृद्धि का प्रतीक है। तो ये था हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज। तो हम प्रतीकों की आज बात कर रहे हैं। दूसरा है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय जो चिन्ह है वो अशोक स्तंभ से लिया गया है। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। अशोक स्तंभ मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 में इसे अंगीकृत किया गया था, जब भारत गणराज्य बना। अशोक के स्तंभ शिखर पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो ये प्रदर्शित करता है कि सच्चाई एकमात्र जीत, कि सदैव सच्चाई की ही जीत होती है। जो मुंडका उपनिषद, जो पवित्र हिंदू वेद का भाग है, से लिया गया है। इस स्तंभ के शिखर पर देखिए 4 शेर खड़े हैं, जो आप ये देख पा रहे हैं, जिनका पिछला हिस्सा खंभों से जड़ा है। संरचना में सामने धर्म चक्र, कानून का पहिया जिसे कहा जाता है, भारत का प्रतीक जो है शक्ति, हिम्मत और गर्व और विश्वास को जो प्रदर्शित करता है। पहिए के हर एक तरफ पर एक अश्व और एक बैल बने हुए हैं। इसके प्रयोग को नियंत्रित और प्रतिबंधित करने का कार्य जो है राज्य प्रतीक की धारा 2005 के तहत किया जाता है। अब 2005 में एक धारा बनाई है कि कौन इसका प्रयोग कर सकता है और किसके लिए इसका प्रयोग करना प्रतिबंधित है। इसके बाद हम भारत के राष्ट्रीय गान की बात करते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय गान है, देखिए जन गण मन, ये 24 जनवरी 1950 में संवैधानिक सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था, जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये गान लिखा गया था। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
का जो कलकत्ता सत्र था, जो कलकत्ता का अधिवेशन था, वहां पर गाया गया था। संपूर्ण गीत या गान को गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। हालांकि जो इसका लघु संस्करण है, जो पहली और अंतिम की जो पंक्तियां हैं उसको पूरा करने में जो मात्र 20 सेकंड का समय लगता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार की, जिसे भारत रत्न कहा जाता है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है और सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न असाधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों को ही प्रदान किया जाता है। इसमें विज्ञान, कला, साहित्य, खेल या सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। इस पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालिक राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा की गई थी। जो इस पुरस्कार को प्राप्त करता है उसको मेडल दिया जाता है। तो ये भारत का जो है सबसे बड़ा सम्मान है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय गीत की, क्योंकि हम राष्ट्रीय प्रतीकों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इसमें हम आता है वंदे मातरम। तो 1950 में वास्तविक वंदे मातरम के अनुसार देखिए, जो वंदे मातरम है उसका कुछ भाग लिया गया है। मनुस्मृति 2 छंदों को आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया था। जो पहले 2 छंद थे। वास्तविक वंदे मातरम में कितने छंद हैं? 6। इसको बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाली और संस्कृत में 1882 में उनके उपन्यास जो था आनंद मठ से लिया गया है। इस गीत को उन्होंने चिनसुरा में लिखा था। इसे पहली बार सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस के राजनीतिक संदर्भ में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। तो ये हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम। इसके बाद हम बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु जो बाघ है। भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में जो बाघ है उसको नाम रॉयल बंगाल टाइगर को अप्रैल 1973 में घोषित किया गया था। इसके शरीर पर चमकीली पीली पट्टी होती है और बड़े आराम से वायुसीफ के जंगलों में दौड़ सकता है और अत्यंत शक्तिशाली, मजबूत और भारत के गर्व का प्रतीक है। बाघों की अधिकतम जो आयु होती है वो 20 साल होती है। तेज, फुर्ती और शक्ति के कारण बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है और इसका जंतु वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। कई बार ये प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है कि बाघ का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। तो इसके बाद हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय फूल की, जो कमल को माना जाता है। कमल का वैज्ञानिक नाम लिलियम्बो न्यूसिफेरा है। इसे भारत का राष्ट्रीय फूल के रूप में अंगीकृत किया गया है। यह भारत के पारंपरिक मूल्यों को और सांस्कृतिक गर्व को प्रदर्शित करता है। ये उर्वरता, ज्ञान, समृद्धि, सम्मान, लंबी आयु और अच्छी किस्मत, दिल और दिमाग की सुंदरता को दिखाता है। इसका प्रयोग देश भर में धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी किया जाता है। तो ये था हमारा राष्ट्रीय जो प्रतीक, जो फूल है, कमल है। भारत का राष्ट्रीय फल की अगर बात करें, आम को माना जाता है और जो आम का वैज्ञानिक नाम है वो है मैंजिफेरा इंडिका। मैंजिफेरा इंडिका। इस सभी फलों का राजा इसे कहा जाता है और भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में इसे अंगीकृत किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर की। तो मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो अंगीकृत किया गया है। ये सुंदरता, गर्व, पवित्रता को भी दिखाता है। भारतीय वन्यजीव सुरक्षा की धारा जो है 1972 के तहत इस संसदीय आदेश की सुरक्षा प्रदान की गई है। इसे संसद के द्वारा सुरक्षित किया गया है कि इसे कोई इसकी हत्या या इसको मार नहीं सकता। हिंदू धर्म में इसे भगवान मुरुगा का वाहन माना जाता है और ईसाइयों के लिए ये पुनर्जागरण का प्रतीक होता है मोर। इसके बाद हम बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय खेल। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है और हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल तब से माना जाता है जब
से भारत ने ओलंपिक में हॉकी के खेल में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे, तो इसे राष्ट्रीय खेल के रूप में मान्यता दी गई थी। भारत का राष्ट्रीय जलचर, देखिए यहाँ पे डॉल्फिन आता है। भारत की डॉल्फिन को, जो गंगा की डॉल्फिन जिसे कहा जाता है, राष्ट्रीय जल संचार पशु के रूप में अंगीकृत किया गया है। ये पावन गंगा की शुद्धता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि डॉल्फिन जो है वो केवल साफ और शुद्ध पानी में ही जिंदा रह सकती हैं। उन्हें दुनिया में सबसे पुराने जीवों में माना जाता है। उनको सुरक्षित करने के लिए अभयारण्य क्षेत्रों के संरक्षण कार्य की शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद हम बात करते हैं 12 में, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, जिसे वट वृक्ष या बरगद का पेड़ कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो बरगद का पेड़ माना जाता है, यह एकता और दृढ़ता का प्रतीक है। इसे विभिन्न धर्मों में जो है और जाति के लोग एक साथ निवास करते हैं। उसी प्रकार बरगद के पेड़ की शाखाओं में भी छोटे बड़े जीव जंतु जो है मिलकर रहते हैं, निवास करते हैं। इस वृक्ष का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और इसमें कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करें भारत की राष्ट्रीय मुद्रा की, जो रुपया है। आधिकारिक रूप से भारतीय गणराज्य की जो करेंसी है भारतीय रुपया, ISO, जिसका कोड है INR लिखा जाता है, संबंधित मुद्दों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रित करता है। देवनागरी लिपि और का व्यंजन जो र है और लैटिन अक्षर R से चिन्हित किया गया है। 15 जुलाई 2010 से भारत सरकार द्वारा इसको जारी किया गया था और 8 जुलाई 2011 को रुपए के चिन्हों के साथ भारत में सिक्कों का प्रयोग शुरू हुआ। तो अभी जो हमारा चिन्ह है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भारत की राष्ट्रीय नदी के बारे में, गंगा। तो भारत की इसे पवित्र नदी बहुत माना जाता है। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी है, जो 2510 किलोमीटर के पहाड़ी, घाटी और मैदानी क्षेत्रों में फैली हुई है। प्राचीन समय में हिंदुओं के लिए गंगा नदी का स्थान जो है बहुत पवित्र माना जाता था, धार्मिक महत्व रखता है। इसी पवित्र जल के कई अवसरों पर इस्तेमाल किया जाता है। गंगा की उत्पत्ति हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर के हिम क्षेत्र में भागीरथी नदी के रूप में हुई थी। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में। इसके बारे में पीछे बहुत सी चर्चाएं रही कि इसे राष्ट्रपति का दर्जा कब और क्यों दिया गया। तो वही बात अब इसमें आती है कि महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता माना जाता है। सबसे पहले 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने, तो सबसे पहले इनको किसने, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर भारत के लोगों से कहा कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। तभी से महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। अब हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय दिवसों के बारे में। तो भारत में 3 राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं: स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस। देखिए 3 यहाँ पर मनाए जाते हैं। भारत के राष्ट्रीय दिवस के रूप में देखिए स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस की घोषित किया गया है। 15 अगस्त को हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1947 को भारत जो है ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी। 26 जनवरी 1950 को भारत को अपना संविधान प्राप्त हुआ था, इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। तो ये थे हमारे राष्ट्रीय जो पर्व हैं, जो दिवस हैं, वो मनाए जाते थे। इसके बाद हम बात करते हैं भारत की राष्ट्रीय लिपि या आधिकारिक लिपि के बारे में, जो देवनागरी है। अनुच्छेद की 343A या 1 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को आधिकारिक भाषा लिपि का दर्जा। और इसके बाद हम बात करते हैं भारत की राजभाषा का। ये भी काफी डिस्प्यूट का विषय हमेशा रहता है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है और भारत की राज्य भाषा कौन सी है। तो भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी एक राज्य भाषा है, यानी जो भाषा राजकाज व सरकारी कामों में प्रयोग की जाती है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भारत की राज्य भाषा है। राष्ट्रभाषा का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि 22 भाषाओं को जो आधिकारिक रूप से दर्जा वहां पर दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय कैलेंडर, साका कैलेंडर जिसे कहा जाता है। राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा साका कैलेंडर को प्राप्त है। 1957 में इसे कैलेंडर कमेटी द्वारा बनाया गया था, जिसे भारतीय पंचांग की मदद से तैयार किया गया है। इसमें हिंदू धार्मिक कैलेंडर के अलावा खगोल डाटा समय भी लिखा होता है, तो ये आप देख पा रहे हैं। तो इसी के साथ ये जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक थे, हम इनको जान सके कि कौन कौन से हमारे राष्ट्र के प्रतीक हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। तो इसी के साथ मैं संदीप सर और आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद।